हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ और उसका सोल्यूशन जानने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास दो पार्ट गिवन है। कितने? दो पार्ट गिवन है और दोनों के आंसर मैंने यहाँ पर सोल्यूशन दे रखा है। आपको ऑप्शन में चॉइस है, आप अपने एग्जाम में दोनों में से एक सोल्यूशन करिएगा। मैंने यहाँ पर आपको दोनों के दोनों सोल्यूशन प्रोवाइड कर रखे हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम पढ़ते हैं और इसका सोल्यूशन जानते हैं। क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डाटा, है ना। ये जो गिवन डाटा आपको दिया गया है, इनके बेसिस पे क्या करना है आपको? एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक इनकम, है ना। जो आपको जो क्या करना है, डोमेस्टिक इनकम है उसकी वैल्यू को फाइंड, ठीक है। उनको फाइंड करने के लिए आपको क्या क्या वैल्यूज दे रखी है? देखिए क्या दे रखी है। पहले हाउस होल्ड कंजम्पशन दे रखा है, एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है? 1200 को दे रखा है। ग्रॉस बिजनेस फिक्स कैपिटल दे रखा है, फॉर्मेशन कितना? 800 दे रखा है। ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट कितना रखा है? 70 रुपीज का दे रखा है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन कितना है? एक्सपेंडिचर कितना रखा है? 500 दे रखा है। एक्सेस ऑफ इम्पोर्ट ओवर एक्सपोर्ट कितना रखा है? 100। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कितना रखा है? -50। ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट कितना रखा है? 500। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना रखे हैं? 150। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना रखा है? 80। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, है ना, कितना रखा है? 30। ठीक है, या तो आपको ये पार्ट सॉल्व करना है, क्या निकालना है यहाँ पे? डोमेस्टिक इनकम निकाल के देनी है, ठीक है। या फिर आप करेंगे सेकंड पार्ट, जो कि है ये क्या है, आपको क्या करना है? स्टेट विद द रीजन, मतलब स्टेट विद द रीजंस वेदर द फॉलोइंग विल बी इंक्लूडेड इन इंडियन इनकम। मतलब आपको रीजन बताना है कि ये सारे इन सब इनकम को हम इंडियन इनकम कंसीडर करें, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? देखिए, सैलरी ऑफ एन इंडियन वर्किंग इन द रशियन एम्बेसी। रशियन एम्बेसी में कोई इंडियन है जो कि वर्क कर रहा है, तो उसे हम इंडिया की इनकम बोलेंगे या फिर रशिया, ठीक है, इंडिया की बोलेंगे। अगर बोलेंगे तो क्यों बोलेंगे, रीजन देना। सेम यहाँ पर सेकंड पार्ट में क्या? डिविडेंड रिसीव्ड बाय अ फॉरेन इन्वेस्टर फ्रॉम एन इंडियन कंपनी, है ना। डिविडेंड रिसीव हुआ है ना, इससे इंडियन कंपनी से, ठीक है। तो क्या इसकी इनकम को हम इंडियन इनकम मानेंगे या नहीं मानेंगे, जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट और उसका सोल्यूशन, ठीक है। आइए दोस्तों, फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे? डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, डोमेस्टिक इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? जीडीएमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये हमारा, चलिए ये हमारा क्या है? एनडीपीएफसी का है हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब जीडीएमपी का फॉर्मूला क्या होगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसका क्या होता है? हाउस कंजम्पशन या एक्सपेंडिचर प्लस में ग्रॉस बिजनेस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस रेजिडेंशियल फॉर ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट प्लस में क्या? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन जो होता है, एक्सपेंडिचर होता है, वो प्लस करेंगे। एंड क्या? ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो थे उसको भी ऐड ऑन करेंगे। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को भी ऐड करते हैं और माइनस क्या करते हैं हम? एक्सेस ऑफ इंपोर्ट ओवर एक्सपोर्ट, ठीक है, ये माइनस करते हैं, ठीक है। जो हमें वैल्यूज हमें डाटा में गिवन थी, उन कौन सी वैल्यूज? देखिए, ये जो सारी वैल्यूज गिवन है, इनकी हेल्प से हम क्या करेंगे? इन्फॉर्मेशन से क्या निकालेंगे? डोमेस्टिक वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। जो हमें दे रखी है आप वहां पर देख लीजिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें हाउस होल्ड कंजम्पशन कितना गिवन था? 1200, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें ऐड किया कि हमने ग्रॉस बिजनेस फिक्स कैपिटल कितना था? 800, ठीक है। इसमें हमने क्या किया ऐड? ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट कितना था? ₹70 का था, वो ऐड ऑन कर दिया। गवर्नमेंट का जो फाइनल कंजम्पशन था 500, वो ऐड कर दिया, ठीक है। फिर इसके अंदर हमने क्या ऐड ऑन किया है? फिर हमने क्या किया? गवर्नमेंट का जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है कितना? 500, वो ऐड किया है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कितना था? -50। माइनस क्या किया हमने? ये जो एक्सपोर्ट ओवर इम्पोर्ट कितना? 100। जब हमने इसको ऐड ऑन किया, प्लस माइनस किया, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 2920 करोड़, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। तो जो हम एनडीपीएफसी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? जीडीपी एमपी में से माइनस कर देंगे एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। और क्या? माइनस क्या? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, एफ, ठीक है, ये हम माइनस कर देंगे। देखिए 2920 हमें क्या हमने अभी निकाला है जस्ट। इसमें से क्या माइनस किया? एनआईटी माइनस किया, कितना था? वो था 150। माइनस किया कितना? 30। क्या हमने माइनस किया? फिक्स कैपिटल, ठीक है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल हमने माइनस किया। तो हमारा फाइनल आंसर कितना गया? 2740। कितना है? 2740। और यही हमारी क्या है? डोमेस्टिक इनकम, ठीक है, डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। क्या है हमारी? डोमेस्टिक इनकम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फिक्स कॉस्ट, ठीक है। ये हमारा क्या है? वैल्यू आ गया है। चलिए आइए दोस्तों, हमने 11th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर लिया है। आपको चॉइस रखी है सेकंड पार्ट में भी, उसका भी आंसर जान लेते, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और उसका आंसर भी जानते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया? सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट का हमें बताना है कि ये इसको हम डोमेस्टिक इनकम में कंसीडर करेंगे, मतलब हमारे इंडियन इनकम में कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए आइए, सैलरी ऑफ एन इंडियन वर्किंग इन रशियन एम्बेसी इन इंडिया नॉट इंक्लूडेड। हम जो इसको क्या करेंगे? इस इनकम को हम इंडियन इनकम में कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? रीजन क्या है इसका? देखिए, द इनकम अर्न फ्रॉम फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया इज नॉट
कंसीडर्ड पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी। ठीक है, देखिए जो एम्बेसी जो है इंडिया के अंदर है ना फॉरेन वाली, उसको वो जो है उसके इनकम को हम इंडियन अमाउंट मतलब इंडियन का इनकम जो है कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि वो पार्ट ही नहीं है डोमेस्टिक इकोनॉमी का। ठीक है, वो किसका, फॉरेन का है, तो इस वजह से ये इंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये बढ़ते हैं हम बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट क्या है, डिविडेंड रिसीव्ड बाय अ फॉरेन इन्वेस्टर फ्रॉम इंडियन कंपनी, है ना, इंडियन कंपनी से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स को पैसे मिला है ना, क्या देखिए डिविडेंड रिसीव्ड बाय अ फॉरेन इन्वेस्टर, है ना, फॉरेन इन्वेस्टर से क्या हुआ, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी, जो इंडियन कंपनी से। ठीक है, इसको क्या इंक्लूड करेंगे, नॉट इंक्लूड, इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों, देखिए द रीजन क्या, दिस इज कंसीडर अ फैक्टर पेमेंट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड डज नॉट फ्रॉम द पार्ट ऑफ इंडियन नेशनल। ठीक है, जो ये है, ये क्या है, हमारा फैक्टर ऑफ पेमेंट है। ठीक है, किसके, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए, एंड इसको ये जो हमारा क्या होता है, इंडियन नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होता। ठीक है, इस वजह से ये इसको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ और उसका आंसर जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का हमारे पास क्या गिवन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, द रिवेन्यू रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट may be categorized under two heads. State and explain the two heads of the revenue receipt. जो revenue receipt होता है किसी भी गवर्नमेंट की, उसको हम दो पार्ट्स में यानी दो हेड्स के अंदर कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, उन दोनों को लिख बताना, वो दोनों कौन सी है बताना है, और उन दोनों के बारे में एक्सप्लेन करके लिखना। ठीक है, और क्या, जो ये रिवेन्यू रिसिप्ट होता है उसके दो हेड भी बताना है। ठीक है, चलिए ये जानते हैं। देखिए जो रिवेन्यू रिसिप्ट होता है, रिवेन्यू रिसिप्ट के कितने पार्ट होते हैं, दो, कितने हेड होते हैं, दो, पहला टैक्स रिवेन्यू, दूसरा नॉन टैक्स रिवेन्यू। ठीक है, टैक्स रिवेन्यू क्या होता है, इट इंक्लूड्स द मनी रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम टैक्सेस लिव्ड ऑन इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस। ठीक है, ऐसा टैक्स जो कहते हैं मतलब रिवेन्यू, टैक्स रिवेन्यू क्या है हमारा, देखिए गवर्नमेंट जो होती है वो टैक्स लेती है, क्या कहते हैं, लीव करती है, लीव मतलब लेती है ना, किन से, किसी इंडिविजुअल से, किसी व्यक्ति से या फिर बिजनेस से। ठीक है, तो ऐसे पैसे को हम किस में कंसीडर करेंगे, रिवेन्यू टैक्स में कंसीडर करेंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए इनकम टैक्स, इनकम के ऊपर टैक्स लगा है ना, किसी इंडिविजुअल से लिया जा रहा है ना पैसा, इंडिविजुअल से या बिजनेस से। और क्या, जीएसटी, कॉर्पोरेट टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी एक्सेट्रा। ठीक है, ये किसके एग्जांपल है, टैक्स रेवेन्यू के एग्जांपल है। ठीक है, याद रखिएगा, टैक्स रेवेन्यू हो गया। अब देखिए नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, इट इंक्लूड्स मनी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट, है ना, ये इंक्लूड करता है जो मनी को जो गवर्नमेंट जो है मनी रिसीव करती है, फ्रॉम किस सोर्स से, फ्रॉम द अदर देन टैक्सेशन, है ना, टैक्सेशन के अलावा किसी भी सोर्स से अगर जो है गवर्नमेंट क्या करती है, पैसे कलेक्ट करती है ना, इकट्ठा करती है, उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन टैक्स रेवेन्यू कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए डिविडेंड फ्रॉम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, है ना, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो कंपनियां हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनियां जो हैं, उनसे जो डिविडेंड रिसीव हुआ वो क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू। इंटरेस्ट रिसिप्ट ऑन लोन, है ना, लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिला, ठीक है, वो क्या है हमारा, नॉन टैक्स रेवेन्यू। फाइन, फी, ग्रांट फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट्स, ठीक है, ये सब चीजें क्या है हमारी नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर आती है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट होता है दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ और उसका सोल्यूशन जानते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 क्या गिवन है, आरबीआई सोल्ड $1 billion ऑन कर्ब रुपीज वॉलेटिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आरबीआई ने जो है क्या जो है $33 को क्या सोल्ड कर दिया। ठीक है, कब, रुपीज वॉलेटिलिटी। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया, फर्स्ट चीज, सेकंड यहाँ पे क्या फर्स्ट पार्ट तरीका, विच एक्सचेंज रेट सिस्टम इज द एबव मूव एसोसिएटेड विद, है ना, कि मेंशन सीधे से मतलब कि ऊपर जो है क्या, यहाँ पर जो है कौन सा हमारा जो एक्सचेंज रेट सिस्टम है वो फॉलो करता है, यहाँ पे लग रहा है वो बताना है। सेकंड क्या है, यहाँ पे बोल रहा है व्हाई डू यू थिंक दिस स्टेप वाज टेकन बाय द आरबीआई। ठीक है, आप क्यों ये सोच रहे कि ये जो स्टेप है आरबीआई ने ही लिया। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का बी पार्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसका आंसर जानते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट क्या था, आरबीआई सोल्ड $33 बिलियन, है ना, टू टर्ब रुपीज वैलिडिटी। इसका मतलब यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखिए द मूव इज द एसोसिएटेड विद द मैनेज फ्लोटिंग।
यानी यहाँ पे इसका यहाँ पे गाइडलाइन थी, यहाँ पे मैं दिया था स्टेटमेंट ना। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर क्या है, कौन सा एक्सचेंज रेट सिस्टम है, ये हमारा है मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। कौन सा, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है, ये हमारा है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको दे रखी है मैंने, यहाँ पे पढ़िए, इन दिस सिस्टम द एक्सचेंज रेट इज प्राइमरी डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्स, ठीक है। इस सिस्टम के अंदर क्या होता है, सबसे पहले देखा जाए जो प्राइमरी जो एक्सचेंज है रेट सिस्टम होता है उसको मार्केट के फोर्स पर से डिटरमाइन किया जाता है, निकाला जाता है। बट द सेंट्रल बैंक इंटरवेंसेस टू द स्टेबलाइज द करेंसी व्हेन नीडेड, है ना। जो सेंट्रल बैंक्स होती है वो भी करती हैं जब करेंसी को क्या करना हो, स्टेबलाइज करना हो, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन सेकंड पार्ट क्या था हमारा, पढ़ते हैं। वाई डू यू थिंक दिस स्टेप वॉज टेकन बाय द आरबीआई। आप ये क्यों सोचते हो कि ना ये जो है स्टेप लिया गया है आरबीआई ने ही लिया है, ठीक है। रीजन क्या है, रीजन फॉर एक्शन, आरबीआई ने रीजन लिया, क्या किया हुआ, एक्शन लिया हुआ। इसका रीजन क्या, पहला टू कंट्रोल एक्सेसिव फ्लक्चुएशन इन द वैल्यू ऑफ रुपीज, है ना। जो रुपीज है ना, रुपीज का जो वैल्यू है मार्केट में क्या रहा, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही। तो एक तो ये रीजन हो गया कि किसने किया होगा, आरबीआई ने, एक ये रीजन का। सेकंड रीजन क्या है दोस्तों, वो हमारा सेकंड रीजन क्या है, बाय सेलिंग डॉलर आरबीआई इंक्रीज द सप्लाई ऑफ डॉलर इन द मार्केट, है ना। जब जब हम डॉलर्स को सेल करते हैं तो आरबीआई क्या करती है, डॉलर्स को सप्लाई कर देती है, ज्यादा कर देती है इन द मार्केट, स्ट्रेंथिंग द रुपी अगेंस्ट द डॉलर, है ना। क्या कहते हैं, जो रुपीज के अगेंस्ट में उसको स्ट्रेंथ मिलता है, ठीक है। तो इन दोनों रीजंस की वजह से हम क्या कह सकते हैं कि आरबीआई ने ये एक्शन लिया हुआ, ठीक है। ए पार्ट देखिए, हमारा फर्स्ट पार्ट का ए और बी कंप्लीट हो गया। अब जो है इसका सेकंड पार्ट दे रखा है, क्या है, स्टेट द मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस है इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, हमें मतलब क्या है हमें ये बताना। चलिए आइए जानते हैं दोस्तों, ठीक है। क्या होता है, BOP, balance of payment surplus, occurs when the total inflow of foreign exchange, means export, foreign investment, remittance, exceeds the total outflow, import, payment to foreign investors, loan, repayment। मतलब सीधा मतलब है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो सरप्लस में कब होता है, जब देखिए जो हमारा इनफ्लो होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है, जबकि जो आउटफ्लो होता है वो हमारा बहुत कम होता है, ठीक है। मतलब आउटफ्लो के कंपैरिजन में जब इनफ्लो ज्यादा हो जाता है, इसका मतलब क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में, ठीक है। इट इंडिकेट्स दैट द कंट्री इज रिसीविंग मोर मनी फ्रॉम अब्रोड देन इट इज स्पेंडिंग इंटरनेशनल। देखिए इसका मतलब क्या है कि कोई देश है, ठीक है, कोई देश जो बहुत ज्यादा पैसे है ना, बहुत ज्यादा रिसीव कर रहा है, कहाँ से, फ्रॉम अब्रोड, बाहर से, ठीक है। जितना कि वो खर्चा कर रहा है वो बाहर खर्चा तो कर रहा है, लेकिन उसके कंपैरिजन में जो है अब उस अर्निंग है ना, फॉरेन अर्निंग वो ज्यादा हो रही है, ठीक है, फॉरेन मार्केट्स। इसका ठीक है दोस्तों, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 13। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ और उसका सोल्यूशन जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हमें क्या गिवन है दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 के दो पार्ट है, ठीक है, पार्ट ए एंड ये पार्ट बी, है ना। इन दोनों में से आपके पास चॉइस है, इन दोनों में से कोई भी सॉल्यूशन आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए पार्ट ए क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट ए, इन एन इकोनॉमी C is equal to consumption is equal to 200 प्लस में 0.75y is the consumption function, है ना। आपको कंजम्पशन फंक्शन क्या रखा है, 200 प्लस में 0.75y, है ना। इस ये जो कंजम्पशन फंक्शन है जहाँ पे वेयर C is consumption expenditure and Y is national income। यहाँ पे देखिए C का मतलब क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, Y का मतलब क्या है, नेशनल इनकम। द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज 4,000 करोड़, है ना। जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो कितना है मेरा, 4,000 करोड़। तो क्या करना हमें, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन। हमें दो क्या बतानी है, दो चीज बतानी है, एक तो इक्विलिब्रियम लेवल क्या है इनकम का, दूसरा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है, ठीक है। या तो हम ये क्वेश्चन करें या तो ये, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसका आंसर जानते हैं, फिर हम करेंगे सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें क्या करना पड़ेगा, कंजम्पशन फंक्शन हमें किधर रखा है, कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, C इज इक्वल टू वाई माइनस एस, इनकम माइनस सेविंग, है ना। कंजम्पशन है तो इनकम में से जो हम सेविंग कट कर दे वही होगा हमारा क्या, कंजम्पशन, ठीक है। तो हमारी इनकम अगर 0 होगी तो हम क्या कर रहे हैं, 20 रुपये का खर्चा कर रहे हैं, है ना, -20। तो यानी कि कंजम्पशन फंक्शन में रखेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, देखिए 0
माइनस, ठीक है, -20 बराबर कितना आ गया 20 कंजम्पशन, ठीक है। हम यहाँ पे क्या निकाले, कंजम्पशन फंक्शन से हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले कंजम्पशन निकालेंगे। सबसे पहले काम क्या है, कंजम्पशन निकालने का, ठीक है। देखिए अगर हमारा इनकम कितना 50 रुपए है और यहाँ पे सेविंग हमारी कितनी है -10 है, ठीक है, तो हमारा क्या आएगा 50 माइनस कर दिया, माइनस में 10, तो यानी कि हमारे कितना आया माइनस माइनस प्लस 50 प्लस है ना, प्लस में 10 कितना हुआ 60, ठीक है। इस तरह से अगर मेरा क्या है इनकम 100 है और सेविंग कितना 0 है, तो कितना होगा 100 माइनस 0, 100 मेरा कंजम्पशन होएगा। मेरा 150 क्या है इनकम है और मैं सेविंग कितने की करता हूँ 30 की करता हूँ, यानी मेरा कंजम्पशन कितना होगा 150 माइनस में 30 यानी कि 120। सिंपल सा मतलब है, हमें कंजम्पशन निकालना है ना। मान लेते हैं इनकम, एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ एग्जाम्पल से। मतलब यहाँ पे क्या है कि आपके इनकम 10 रुपए है, 10 में से 5 रुपए आप खा जाते हैं ना, मतलब सेव करते रख लेते हैं बचा करके, कितने रुपए सेव करके 5 रुपए सेव करके रख लेते हैं। तो आपने खर्चा कितने का किया होगा, ओब्वियसली बात है 10 में से 5 ये 5 का है ना, तो आपका कंजम्पशन कितने का हो गया 5 का, ये 5 का है, लेकिन इसी तरह से हम आराम से इसको निकाल लो। यहाँ पे प्लस का 5 है, सी निकालना है तो 10 माइनस में 5 कितना आ गया 5, है कि नहीं। इस तरह से यहाँ पर निकाला जा रहा है बेसिक तरह से, ठीक है। आपको भी ऐसे करना है, यहाँ पे ऐसे करने की जरूरत नहीं, आप सिंपल तरीके से भी चाहे तो निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसा आपको टेबुलर फॉर्म में करने की कोई नीड ऐसी नहीं है। यहाँ पे क्या देखिए, अगर मेरी इनकम कितनी हो 200 हो और मेरा सेविंग कितने का 60 का, तो मेरा कंजम्पशन कितना का होगा 200 माइनस 60 यानी कि 140 का मेरा कंजम्पशन आ गया, ठीक है। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि हम एमपीसी निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे एमपीसी, एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, है ना। एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन में चेंज इन इनकम, ठीक है। चेंज इन इनकम निकाले तो 50 माइनस में, ठीक है। देखिए पहले 0 इनकम मेरा 0 था, यहाँ पे मेरा फिर 50 हो गया, 50 में से 0 गया और कितना बचा 50, ठीक है। ये मेरा क्या चेंज इनकम आ गया। इसी तरह से 100 माइनस में 50, फिर कितना हो गया मेरा इनकम, पहले फिर 50 से कितना हो गया 100 हो गया, चेंज हो गया, है ना। कितना चेंज हुआ 100, 50 से 100 बढ़ने चेंज में कितना आया चेंज हुआ मेरा 50 का चेंज हुआ, है ना। 100 माइनस 50 यानी 50। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 150 का 100 से कितना हो गया 150 हो गया, नहीं है 150 माइनस 100 कितना आ गया 50 का चेंज। 200 माइनस में 150 कितना 50 का चेंज, है ना। इसी तरह से हम क्या कंजम्पशन में कितना चेंज आया, कंजम्पशन में मेरा कितने का चेंज आया, देखिए पहले मेरा कंजम्पशन कितना था 20 रुपए था, अब कितना हो गया मेरा 40 रुपए 60 रुपए हो गया, यानी इन दोनों के बीच में देखा जाए कितना गैप है 40 का, यानी कि मेरा चेंज कितने का आया 40 का आया, है ना। देखिए 60 में से 20 गया, 60 माइनस 20 40 का चेंज आया। इसी तरह से अब 100 से कितना हो गया, यहाँ पे 60 से कितना हो गया मेरा 100 हो गया, चेंज कितना आया 100 माइनस 60 यानी कि 40 का चेंज आया किसमें कंजम्पशन में। इसी तरह से 120 माइनस 100 20 का चेंज आया, 140 माइनस 20 ठीक है 140 माइनस 120 कितना है 20 का चेंज आया मेरे कंजम्पशन में, ठीक है। एमपीसी निकाले, देखिए आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है एमपीसी का, चेंज इन कंजम्पशन अपन चेंज इन इनकम, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर देखिए कंजम्पशन में कितना है मेरा चेंज हुआ है 40, ठीक है। 40 अपॉन में क्या 50, 40 अपॉन 50 कितना है, हमने 40 को 50 से डिवाइड कितना है हमारा आंसर 0.8, ठीक है। सेम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 40 है हमारा चेंज इन कंजम्पशन, यहाँ पे चेंज इन इनकम कितना है 50 है, यानी 40 अपॉन 50 कितना हो जाएगा 0.8 हो जाएगा, ठीक है। सेम यहाँ पे 20 का मेरा क्या कंजम्पशन में चेंज है और यहाँ पे इनकम में कितना 50 का, अगर मेरा इनकम में कितना 50 का है ना, यानी कि 20 डिवाइडेड बाय 50 यानी कितना आया 0.4। सेम अब ये वाला भी सेम यानी इसका भी आंसर कितना आएगा सेम आएगा 0.4, ठीक है। हमने दो काम कर लिया, दो स्टेप को फॉलो कर लिया है ना। सबसे पहले क्या किया हमने कंजम्पशन निकाला, कंजम्पशन फंक्शन से कंजम्पशन निकाला, उसके बाद एमपीसी निकाला। अब आपका क्या है थर्ड स्टेप होता है किसका कंप्यूट एपीसी। हमें क्या करना है एपीसी निकालना पड़ेगा। एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है कंजम्पशन अपॉन इनकम, क्या होता है कंजम्पशन अपॉन इनकम होता है एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में निकालना पड़ेगा। अब देखिए कैसे निकालेंगे, मेरा कंजम्पशन कितना है 20 का है ना, कितने का है 20 का है। यहाँ पे इनकम कितना है 0, इनकम तो है ही नहीं, तो इसको तो हम डिफाइन नहीं कर सकते। किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करें वो पॉसिबल ही नहीं है उसकी वैल्यू, ठीक है, उसकी वैल्यू पॉसिबल नहीं होती और ना ही हम इसको 0 लिख सकते, ठीक है। अब यहाँ पे निकालिए इसी तरह से इसका, यहाँ पे हमारा कितना कंजम्पशन देखिए 60 और यहाँ पे इनकम 50, नहीं 60/50 कितना है 1 पॉइंट, ठीक है कितना है 1.2। अब देखिए 100 मेरा खर्चा था और 100 मेरा इनकम था, तो कितना आया हमारा एपीसी 1 आया। इसी तरह से मेरा कंजम्पशन 120 है, इनकम कितना है 150, 120/150 कितना है 0.8 आया, कितना 0.8। मेरा कंजम्पशन कितना है 140, इनकम 200, 140 डिवाइडेड बाय 200 इट मीन्स 0.7 हमारा आंसर, ठीक है दोस्तों। आपको समझ में आ रहा होगा है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आगे फाइनल सॉल्यूशन देखते हैं।
ठीक है, देखिए हमने सब कुछ निकाल लिया, हमें ठीक है, हमने सब कुछ यहाँ पर निकाल लिया है। तो हमारा आंसर क्या है, देखिए हमने सबसे पहले क्या निकाला, हमें इनकम दे रखा था, सेविंग दे रखा है ना, हमने कंजम्पशन निकाल फंक्शन से कंजम्पशन निकाला है ना, 20, 60, 100, 120 और 140 आया, ठीक है। फिर हमने एमपीसी हमें बोलते निकालने को, हमने एमपीसी भी निकाला, ठीक है। फिर हमने क्या एपीसी निकाल दिया, बस इसको मैंने अलग से भी रिप्रेजेंट कर दिया। इसके लिए मैंने कुछ फॉर्मुलाज मैंने यूज किए थे। कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या होता है, इनकम माइनस में सेविंग, ठीक है। एमपीसी का क्या होता है, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन में चेंज इन इनकम। एपीसी का कंजम्पशन अपॉन इनकम, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाता है, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आने के चांसेस है, ठीक है। हो सकता है कि इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल जाए, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपने ऊपर इस तरह स्टेप 2 में यहाँ और 3 के अंदर जो आपने कर दिया है, तो इतना ही आपका सफिशिएंट है, डायरेक्टली वही आपका आंसर हो जाएगा। बस इसको अच्छे तरह से रिप्रेजेंट करने के लिए अलग से एक बार और, ठीक है। तो आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं, चाहे तो आप ऊपर यहाँ तक कर ले, ठीक है। चलिए आइए अब हम बढ़ते हैं इसके ऑप्शनल पार्ट की तरफ और उसका सोल्व। क्वेश्चन नंबर 14 का जो है ऑप्शन बी, ऑप्शनल पार्ट क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग, कंप्लीट द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, इस पूरे को कंप्लीट करना है, ठीक है। यहाँ पे इनकम दे अजय भाई एक काम करना चाहिए, स्टार्टिंग में जो मैंने कुछ क्वेश्चन पढ़ा ना, ऑप्शन पार्ट ए, इन अन इकोनॉमी सी इज इक्वल टू 200.0.75 y इज द कंजम्पशन फंक्शन वेयर सी इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये वाला जो पॉइंट बोला ना, ये सब हटा करके, ठीक है, यहाँ से हटा देना है, क्योंकि ना मिस्टेकली मैंने आंसर जो है मैंने सेकंड ऑप्शनल वाले पार्ट का दे दिया पहले, ठीक है। तो बस वहाँ पे क्वेश्चन के लिए मैंने यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मैं दोबारा में बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वहाँ पे ये बताना है, ठीक है। ऐड ऑन कर, ये क्वेश्चन ऐड ऑन करना है। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शनल पार्ट क्या है, क्वेश्चन क्या है, मैं ऐसे करके बोलूँगा अभी, और फिर ये क्वेश्चन बताऊँगा, ये ऐड ऑन करना है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो इसका फर्स्ट पार्ट है दोबारा से आगे बताऊँगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन 14 का क्वेश्चन जो है ऑप्शनल क्वेश्चन क्या है, हमें कंप्लीट द फॉलोइंग, हमें क्या करना है, इस पूरे टेबल को, ठीक है। क्या लिखा है, हमें क्या दे रखा है, इनकम दे रखा है, सेविंग दे रखा है, ठीक है। और क्या हमें निकालना है, क्या है, एमपीसी निकालना है और एपीसी निकाल करके देना, ठीक है। यहाँ पे इनकम 0 है, सेविंग -20 है, इनकम 50 है तो माइनस का 10 सेविंग है, 100 मेरा इनकम है तो सेविंग 0 है, 150 इनकम है 30 रुपीज़ का क्या है सेविंग है, 200 इनकम है तो 60 रुपये का सेविंग है। तो इनकी हेल्प से ये जो गिवन डाटा है, ये दोनों क्या, एक इनकम और दूसरा सेविंग, इन दोनों की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, एमपीसी निकालेंगे, दूसरा क्या निकालेंगे, एपीसी निकालेंगे, ठीक है। फिर एट द एंड उसको हम टेबुलर फॉर्म में कर देंगे, ठीक है। टेबुलर फॉर्म में करके हम इसको फिल करके दिखा देंगे, ठीक है।